हमारे आर्ट्स के टीचर मुझे जब भी देखते थे तो मुझे बोलते थे, पूर्णिमा, गुड फॉर नथिंग, योर नेम शुड नॉट बी पूर्णिमा, योर नेम शुड बी अमावस्या। सीनियर्स बुलडोजर कह के बुलाते थे मुझे। मेरे खुद के पेरेंट्स ने घर में 4 साल के लिए बंद कर दिया। मैं सिर्फ घर में बंद नहीं थी, एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी था। मेरे भी मन में दूसरों की तरह आया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, लेकिन फिर नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा पद्मासना है। मैं पटना से हूँ और एक बैंक में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। मैं एक मॉडल भी हूँ और मिसेस इंडिया 1 in million 2022 की रनर अप भी हूँ। लेकिन मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मैं बहुत सारे संघर्षों से गुजरी हूँ, जिसे लोग पहले अमावस्या बुलाया करते थे, गुड फॉर नथिंग बुलाया करते थे, बुलडोजर भी बुलाया करते थे, क्योंकि मैं काफ़ी मोटी भी थी पहले। आज आपके सामने खड़ी हूँ। बाकी लोगों की तरह बचपन मेरा अच्छा ही गुजरा है। बचपन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। 8 साल की उम्र तक मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी, बल्कि बचपन मेरा ज़्यादा ही अच्छा गुजरा है। लेकिन मेरा जो संघर्ष है वो 8 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो गया। मेरे फादर डिफेंस में पोस्टेड थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। उनका ट्रांसफ़र बालासोर में हुआ। बालासोर एक बहुत अच्छी जगह है उड़ीसा में। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं चली गई। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं शुरुआत से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी। मुझे इंग्लिश लिखना और बोलना, मतलब लिख लेती थी और पढ़ लेती थी। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। मैं समझती नहीं थी इंग्लिश। लेकिन मेरा एडमिशन ऐसे स्कूल में हो गया जहाँ पे केवल इंग्लिश में बात करना था और कोई लैंग्वेज, ना हिंदी ना उड़िया, हम कुछ नहीं बोल सकते वहाँ कंपाउंड पे एंटर होने के बाद। तो ऑब्वियसली एक 8.5 साल की बच्ची, उसके लिए एक मुश्किल होती है। लेकिन ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये कम ही लोगों ने समझा। मुझे याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हमारे आर्ट्स के टीचर। मुझे जब भी देखते थे तो मुझे बोलते थे, पूर्णिमा, गुड फॉर नथिंग, योर नेम शुड नॉट बी पूर्णिमा, योर नेम शुड बी अमावस्या। एक टीचर थे, वो बोलते थे, डू यू हेल्प योर मदर इन द किचन? एक 8.5 साल की बच्ची, मैं बोलती थी नहीं। तो वो बोलते थे करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी ने ये नहीं समझा कि मुझे कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। छोटा सा ही सही संघर्ष मेरा वहां से शुरू हुआ। बचपन में 8.5 साल की उम्र में मैंने इंग्लिश ग्रामर के रेनन मार्टिन की किताब चाट डाली। फिर भी हाफ ईयरली एग्जाम में 9 में से 9 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे हमारे, उसमें से 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई। अब तो और प्रॉब्लम हो गई। अब हमारी क्लास टीचर ने हमारे मम्मी पापा को बुलाया और बोला, ये जब 28 साल की हो जाएगी तो इसकी शादी कर देना, अभी इसको स्कूल से निकाल दो, ये पढ़ने वाली लड़की नहीं है। उन्होंने भी मुझे नहीं समझा। आखिरकार मैंने साहस का दामन नहीं छोड़ा उस बचपन में, 9 साल की उम्र में, और पढ़कर, मेहनत करके, उस वक्त मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा साथ दिया था। उस वक्त मेहनत करके फाइनल एग्जाम्स में मुझे 9 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। और वही क्लास टीचर सिस्टर जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को एडवाइस दी थी
कि इसको हटा लीजिए, ये पढ़ने वाली नहीं है, 18 साल में शादी कर दीजिएगा। वही सिस्टर, उन्होंने ही सारे क्लास के सामने बोला कि सी चिल्ड्रन, शी स्कोर्ड 100 out of 100 in 4 of the subjects, while she failed in 3 of the subjects in half yearly exams. Clap for her. वो मेरी पहली जीत थी, मेरे साहस के बदौलत। खैर, आगे बढ़े, ग्रेजुएशन में बायोकेमिस्ट्री ले लिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं बैठे बैठे पढ़ती थी, खाती थी और मैं मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। 86 kg वेट हो गया था मेरा जब मैं कॉलेज में गई। आप समझ सकते हैं, कॉलेज में शुरुआत में मैं गई हूँ और मेरा वेट था 86 kg। इतना मजाक उड़ा मेरा, इतना मजाक उड़ा जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। एज अ फ्रेशर मुझे सीनियर्स बुलडोजर कह के बुलाते थे, मोटी, बुलडोजर, ये मेरा नाम ही हो गया फिर। खैर, एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग आए मेरे सामने से मेरा मजाक बनाया, मोटी अपने आप को क्या समझती है। मैंने भी बिना सोचे समझे एक जवाब दे दिया, मैं मिस इंडिया समझती हूँ अपने आप को, ऐश्वर्या राय समझती हूँ, कर लो जो करना है। मैंने तब ये नहीं सोचा था कि मैं एक्चुअली एक दिन मिसेस इंडिया बनूंगी। बचपन में कहीं एक इच्छा थी मेरी कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं, मिस इंडिया बनूं। आगे चल के वो खत्म हो गया किसी भी कारण से। शायद यही वजह है कि अचानक से मेरे मुंह से यही निकला कि मैं मिस इंडिया समझती हूँ अपने आप को। 2 मिनट के लिए, बिलीव मी, 2 मिनट के लिए सारे जो आगे खड़े लोग थे वो चुप हो गए। उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे बोलने से आगे वाले के बोलने पे क्या फर्क पड़ सकता है। मतलब मेरे बोलने में इतनी ताकत है जो आगे वाले को चुप करा सके। बस क्या था, उसके बाद जब भी मुझे कोई चिढ़ाता था मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी कि सामने वाला थोड़ी देर के लिए ही सही पर चुप हो जाता था। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मेहनत की। कॉलेज में मेरा रैंक आता था, मैं रैंक होल्डर थी, डिस्टिंक्शन के साथ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई। और मेरा नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम आया करता था कॉलेज में, टॉपर्स की लिस्ट में। मुझे ये पूरा यकीन हो गया था कि अब मुझे साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब मेरा एम पूरा होकर रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे तो सफर और भी मुश्किल था मेरे लिए। मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरे फिजिकल अपीयरेंस वैसा होने के बाद भी एक लड़का अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे मम्मी पापा के पास आ गया, हमारे घर पे आ गया, इसलिए कि हम जब सेटल हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो लड़का मेरे घर पे आ जाएगा अपने पेरेंट्स को लेकर के। अगर जरा सा भी आइडिया होता तो मैं उसे समझा देती कि मेरे पेरेंट्स भाई ऐसे नहीं हैं, इसलिए दूर ही हो जाओ तो बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो घर पे आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ बोला भी उस चीज को उन्होंने समझा नहीं। एक चीज होती है भरोसा। आप भरोसा जो है वो अपने बच्चे पे ठीक है मत करो, अपने संस्कारों पे तो कर सकते हैं ना। जो संस्कार आपने दिए हैं अपने बच्चे को उस पे तो भरोसा कर सकते हैं कि नहीं हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन वो भरोसा नहीं था, कहीं नहीं था। उसके बाद पता है क्या हुआ, उन्होंने उस लड़के और उसके पेरेंट्स को तो जो बेइज्जत करके घर से भगाया ही। लेकिन उसके बाद
मुझे मेरे खुद के पेरेंट्स ने घर में 4 साल के लिए बंद कर दिया। 4 साल कम नहीं होते हैं और उस 4 साल को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहती। मैं उसका ज़िक्र भी नहीं करती हूँ। आज जोश टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए उस 4 साल को याद कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से सीख लेकर अगर एक भी ज़िंदगी बचती है, एक भी ज़िंदगी सुधर जाती है, तो मैं मानूँगी कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। उस 4 साल में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ना मैं पढ़ सकती थी, ना एंटरटेनमेंट का कोई साधन था मुझे। ऐसा लगता था कि सारे रास्ते बंद हो गए। मेरा सपना था साइंटिस्ट बनने का। ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन मार्क्स होते हुए, रैंक होल्डर होते हुए, मैं आज घर में बंद थी। कुछ नहीं कर सकते थे। मंजिल भी नहीं थी मेरी कोई। अंधकार था पूरा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरे भी मन में दूसरों की तरह आया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ कुछ तो अच्छा कर सकती हूँ अभी भी। क्या कर सकती हूँ? तो मैंने सोचा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। क्या मैं इसको कम कर सकती हूँ? तो मुझे लगा हाँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी मैंने स्किपिंग करके 2 किलो वेट कम किया था। मैंने सोचा शायद अब मैं स्किपिंग ही करती हूँ, शायद कुछ तो अच्छा हो जाए मेरे साथ क्योंकि रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था, मंजिल दिख नहीं रही थी। और दिल और दिमाग को मैंने अपना दोस्त बना लिया था। तो मुझे मेरे दिमाग ने यही सजेस्ट किया कि अभी फ़िलहाल शायद मैं यही कर सकती हूँ। मैंने किया, स्किपिंग की, जो स्कूल में पहले मैंने योगा सीखा था, वो किया, घर में बंद रह के ऑफ कोर्स। और यकीन मानिए 2 साल में 86 से मेरा वेट 58 हो गया, लगभग 30 किलो कम। ये तो हो गया, लेकिन बाकी का क्या? जब मेरे पापा ऑफ़िस चले जाते थे और जब तक ऑफ़िस से नहीं आते थे, मेरी मम्मी लगातार मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी और कभी-कभी मार-पीट भी दिया करती थी। तो मैं सिर्फ़ घर में बंद नहीं थी, एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी था। कोई सुनने वाला नहीं, सुन के कोई समझने वाला नहीं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए उस 4 साल को बयाँ करना। भले ही वो बीत गया, लेकिन कम नहीं होता है। दर्द जो है, वो कम नहीं होता। उस साल के बीच में, उस 4 साल के बीच में मेरे फ़ादर जो हैं, वो मेरी शादी का भी प्रयास कर रहे थे। तो चाहते थे यहाँ-वहाँ। चूँकि मैं इकलौती बेटी थी, तो शादी किसी ऐसे रिक्शे वाले से तो कर नहीं सकते थे। तो अच्छी जगह ही जाते थे शादी के लिए। लेकिन शादी के लिए जहाँ भी जाते थे, डाउरी डिमांड होती थी, जो वो फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। तो बड़े ही इज़्ज़त के साथ लोग इनकार किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको वो मेरी शादी का प्रपोज़ल लेकर एक घर में गए। सोफ़े पे बैठ गए। उसके फ़ादर आए, मेरे पापा को बोले, "आप हमारे सोफ़े पे कैसे बैठ गए? आप आ कैसे गए? आपको पता नहीं है हमारा लड़का जो है वो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफ़िसर है?" मेरे पापा ने बोला, "मेरी बेटी भी है, ग्रेजुएशन किया है उसने, इतने अच्छे परसेंटेज उसको आए हैं।" तो उन्होंने हँस के बोला कि गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पड़े रह जाते हैं और आप बात करते हैं। आपकी बेटी की कोई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है और आपकी हैसियत भी ये नहीं है कि आप हमारे सामने खड़े रह सकें। ये बात किसी को भी बुरी लग सकती थी, मेरे फ़ादर को भी लगी। वो आए, घर आए
उन्होंने चर्चा की इस बारे में मेरी माँ से। मैंने सुन लिया था, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की कुछ भी। पर तब मेरे दिमाग ने बोला कि अगर अब नहीं बोली ना, तो बहुत देर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मैंने बोला कि क्या मैं नहीं बन सकती प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में। बहुत बोलने के बाद भी उन्होंने 1 महीने तक मुझे कोई इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने बहुत सोच समझ के बोला कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो। मैंने मना कर दिया, मैंने खुद मना कर दिया। उसके बहुत सारे कारण हैं। और मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। मुझे कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। मुझे आप 1 साल दे दीजिए, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई, तो उसके बाद आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद मुझे 1 साल मिला। 4 साल के बाद मुझे 1 साल मिला पढ़ने के लिए, फॉर्म्स भरने के लिए, और वही एकमात्र रास्ता था मेरे लिए, जिस पे चल के मैं एक मंजिल को हासिल कर सकती थी। मेहनत की मैंने। एक आध बैंक का देने के बाद मेरा रिटन क्वालिफाई भी मैं करने लगी। रिटन तो क्वालिफाई कर जाती थी, इंटरव्यू नहीं होता था। 2007 में मैंने वो 1 साल मांगा था। 2008 अप्रैल में वो 1 साल कंप्लीट होने वाला था, और फरवरी 2008 में मेरा रिजल्ट आया। मैं सेलेक्ट हुई फाइनली एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। वो था मेरी खुशी का दिन। मैं ये नहीं बोलती कि वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, लेकिन हाँ, मेरी सबसे बड़ी खुशियों में से एक ज़रूर थी। खैर, 10 मार्च 2008 को मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। लेकिन मेरा संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि और भी बहुत कुछ बाकी है। बैंक ज्वाइन करने के 1.5 साल के बाद मेरी शादी हुई। शादी होती है तो हर लड़की के सपने होते हैं। मेरे भी सपने थे, बहुत सारे सपने थे। मेरी जब शादी हुई थी, तो मैं सिर्फ अपने लिए 1 साल जीना चाहती थी। कम से कम 1 साल, इसलिए मैंने सोच ही लिया था पहले से कि 1 साल तक मैं कोई बच्चा प्लान नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए जीना है। शादी हुई। फर्स्ट 4 डेज़ मेरी ज़िंदगी के बहुत खुशी के दिन थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। 4th डे जब हम अपनी हनीमून के लिए जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दार्जिलिंग जा रहे थे, खड़े थे रेलवे स्टेशन पे। मेरी मम्मी आई, पता नहीं उनको भी ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली उनको कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, जिसके पीछे हो सकता है उनकी भी कोई गलती ना हो। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो गए। वो आईं, उन्होंने एक साड़ी मेरे सूटकेस पे फेंकते हुए बोला, "ये तो तुम्हारे ससुराल से हमें पुरानी साड़ी मिल गई है, ये तुम ही पहन के घूमना।" पूरे रेलवे स्टेशन पे सारे लोग देखने लगे, यहाँ-वहाँ से सीन क्रिएट हो गया। मुझे तो कह सकते हैं आदत थी, लेकिन मैंने ये समझा कि मेरे हस्बैंड के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग रहा। इस चीज़ को मैंने समझा, और उनको भी हमेशा, मतलब जितनी दिन, मतलब 7 डेज़ हम रहे,
जितने भी दिन दार्जिलिंग में, मैं उनको सपोर्ट करती रही पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगा कि गलती कहीं न कहीं मुझसे ही हो गई। हालाँकि मैंने ये बोल दिया था कि मैं अपने मम्मी-पापा को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। ये चीज़ उनको याद रह गई और बाकी जो भी सपोर्ट मैंने किया उनको, वो भूल गए। ऐसा अक्सर होता है कि हम अगर कुछ अच्छा करते हैं ना, वो लोग याद नहीं रखते और जो बुरा नहीं था वो गलत भी नहीं था, लेकिन उसको याद करके या उसको दिमाग में रख के सारी पॉज़िटिव चीज़ें भूल जाते हैं। ये शादी 2009 में हुई थी। उसके बाद 1 साल तक, जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने लिए जीना चाहती थी। तो बच्चा प्लान नहीं किया था जैसा कि, लेकिन उसके 1 साल के बाद मतलब 2011 में मेरी एक बेटी हुई, बहुत ही प्यारी बेटी। मैं 2009 से 2010 ये 1 साल अपनी ज़िंदगी में याद करना चाहती थी कि मैं उसको याद करके पूरी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन वो 1 साल जो था ना, वो अब मैं बिल्कुल याद ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी था मेरे लिए। खैर, 2011 में मेरी बेटी हुई और वो था मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन, सबसे ज़्यादा। आज भी मैं अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी बेटी भी मुझसे। 2017 तक मैं मेरे हस्बैंड के प्यार का, उनके द्वारा दिए सम्मान का वेट करती रही कि मुझे भी सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन ऐसा भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है या हम अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्यार, जो सम्मान, जो सिर्फ़ 4 दिन दिखा था ना मुझे उनकी आँखों में, अब नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो मैं उसका वेट करती रही, उस प्यार और उस सम्मान का वेट करती रही। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैंने अपने दिल और अपने दिमाग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया था। तो मेरे दिल ने ये कहा कि अब बस हो गया, अब वेट नहीं करना है। अगर प्यार करते हैं तो करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इंतज़ार नहीं करना है। और मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप अपने आप को सुधार सकते हैं, वो आपके बस में होता है। किसी दूसरे को ज़बरदस्ती सुधारना या दूसरे से ज़बरदस्ती अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्यों नहीं अपने आप से प्यार करते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने दिल और अपने दिमाग को ही अपना दोस्त बना सकते हैं? आज जब मैंने अपने आप को प्यार किया ना, अपने आप से दोस्ती की, अपने दिल और दिमाग से दोस्ती की ना, तो भी मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपनी बेटी से खुश हूँ। मैं अपने करियर से खुश हूँ। मैं बैंक में हूँ। मैं आज सीनियर मैनेजर हूँ। मैं मॉडल हूँ, मॉडलिंग करती हूँ। इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के लिए मैं एज़ अ शो स्टॉपर भी वर्क कर चुकी हूँ। मैं खुश हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि चाहे ज़िंदगी में जितनी भी दुःख आए, तकलीफ़ आए, संघर्ष करना है, विश्वास किसी पे हो ना हो, अपने आप पे करना है। और जब
हम अपने दिल और दिमाग को अपना दोस्त बनाएंगे ना, तो कोई रास्ता भी नहीं होगा ना। जब कोई रास्ता नहीं होगा, कोई मंजिल नहीं होगी, तब भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुल जाएगा। और जाते जाते मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।